जाता है। और जब दो लोगों की वेदना सारे संसार की विश्व का दुख वेदना बन जाए तब वो करुणा करुणा बन बन जाता है। और हम देखते हैं ये आंसू में कि आंसू में बात शुरू होती है व्यक्तिगत दुख से। हाँ, व्यक्तिगत जो घनीभूत हाँ, पीड़ा थी। ये वो पंक्तियां भी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो जो है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये शुरू होता है व्यक्तिगत दुख और वेदना से, लेकिन इसका अंत जो है, अंत में परिणति जो है वो बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में, सारे संसार की करुणा में वह आंसू जो है बदल जाता है। और इसी को कहते हैं कवि की सामाजिकता, व्यष्टि से समष्टि। और जब कवि जो है अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को समष्टि से जोड़ देता है तभी वह रचना हर एक व्यक्ति की रचना लगने लगती है, और तभी वह कवि उतना ही लोकप्रिय होता है, लोकग्राह्य होता है और वह बड़ा बन जाता है। रामशंकर जी, सुमित्रानंद पंत भी इस समय याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आंखों से बहकर चुपचाप वही होगी कविता अनजान। शायद वाल्मीकि के क्रौच वंथ से दुखी होकर रामायण की रचना करना ही यहाँ अभिप्रेत है। तो कविता का जन्म जो है वो दुख से होता है। हमने बार बार पढ़ा है और देखा भी है कि जब हम पर दुख का व्रजपात होता है तो कविता स्वतः स्फुरित हो जाती है। जैसे वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि प्रबल भावों के वेग से कविता जन्म लेती है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स जो है। तो इस तरह से कविता का जन्म होता है। तो ये छायावादी कवियों की ये विशेषता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। महादेवी वर्मा में हो, निराला में भी हो या पंत में हो, बिल्कुल सही बात है। ये दुख और वेदना ये तो जो है कि कवि जो है हमारी अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है, और थोड़ी सी चोट अगर उसके मन में लगती है तो कविता के रूप में वो व्यक्त ही होना है। और इनकी कविताओं के अलावा जो दूसरी प्रसिद्धि है जयशंकर प्रसाद की, वो एक नाटककार के रूप में है। जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े नाटककार हैं। आपने कुछ चंद्रगुप्त इनका नाम लिया, ध्रुवस्वामिनी का, तो ऐतिहासिक परिवेश में इन्होंने जो है, पृष्ठभूमि में इन्होंने नाटकों की रचना की है। और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाटकों के माध्यम से भारतवर्ष की जो अस्मिता है उस पर इन्होंने उजागर किया है। इनके नाटकों में हम देखते हैं कि सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिचय, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी और अग्निमित्र जो है वो इनका अधूरा नाटक है। इसके अलावा उपन्यास भी इन्होंने 3 लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये 3 उपन्यास भले इन्होंने 2.5 या इस प्रकार से 3 लिखे हैं, लेकिन उपन्यास के क्षेत्र में भी ये बड़े प्रसिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो है कि जयशंकर प्रसाद को आप किस रूप में मूल्यांकन करें, कहाँ से हम कहानीकार में जब हम देखते हैं तो आप देखिए कि 2 कहानीकारों के रूप में प्रेमचंद का नाम आपने लिया कि प्रेमचंद सबसे बड़े कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह जयशंकर प्रसाद भी हैं। ये 2 ऐसे रचनाकार हैं कि प्रेमचंद स्कूल और जयशंकर प्रसाद स्कूल कहानीकार के रूप में भी उतने ही बड़े हमारे सामने आते हैं कि जिनके नाम पर एक स्कूल चला जी, आदर्शवाद को लेकर के। तो उनके 5 कहानी संग्रह भी हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनमें लगभग 150 के आसपास कहानियाँ संग्रहित हैं। अब जीवन में इन्हें जो है कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं जयशंकर प्रसाद को। और कामायनी रचना पर 1935 की ये रचना है, और 37 में देखिए कि उस पर जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ था। दूसरे कवि हैं हमारे छायावाद के, वो हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके बचपन का नाम जो है वो माता पिता जिन्होंने रखा वो गुसाई दत्त था, और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी उत्तराखंड में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुई थी। इनके कविता संग्रहों पर यदि नज़र डालें
तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, गीत हंस, खादी के फूल, और इनका एक महाकाव्य है लोकायतन, और खंड काव्य के रूप में भी एक रचना मिलती है, वह है पुरुषोत्तम राम। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं जो हैं, बहुत ही, पंत का नाम आता है तो हमें प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण, नौका विहार, परिवर्तन, ग्राम युति, भारत माता, मानव, द्रुत झरो और ताज। तो इसमें जी आपसे मैं पूछूंगा आप ताज पर कि इसमें पंत जी के दो रूप कि छायावादी और ताज में हम देते हैं, द्रुत झरों में है, मानव में है प्रगतिवादी। तो आप कुछ कह रही थी इस पर। हाँ जी। सुमित्रानंद पंत के बारे में सभी लोग जानते कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, बिल्कुल प्रकृति प्रेमी थे, और उनका कहना था छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इतना प्रकृति से प्रेम किया कि किसी और से प्रेम वो कर ना पाए, और उन्होंने विवाह भी नहीं किया। एक तो उनका प्रकृति प्रेम है, प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मुझे जो उनकी कविता ज़्यादा आकर्षित करती है वो ताज कविता। जी। हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन। ताज को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, और जो 7 अजूबे हैं उसमें नंबर 1 पर ताज को रखा गया है। अद्भुत मकबरा है, लेकिन है तो मकबरा जी। और उसे बनाने के लिए 20 वर्षों का समय लगा था। 20,000 कारीगरों ने उसे मिलकर बनाया था, और उन कारीगरों के हाथ कलम कर दिए गए थे जी। तो सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि जब देश में इतनी सारी गरीबी है, भूखमरी है, ये सब कुछ है, और हमको जो मृत है उसकी पूजा कर रहे हैं जी। तो वो जो उनका प्रगतिवादी स्वर हमें छायावाद में दिखाई देने लगता है, क्योंकि छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, उनमें से निराला और पंत तो फिर प्रगतिवाद की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और हमें 1936 में जब लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन हुआ था, तब प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो हम 1938 तक तो भले हम ले जाते हैं छायावाद को खींच खांच के, लेकिन हमें प्रगतिवाद के स्वर जो है वो 1936 में सुनाई पड़ने लगते हैं, और पंत के साथ साथ निराला भी इस प्रगतिवादी उसमें जुड़ जाते हैं। उनकी भी कुछ कविताएं बहुत प्रचलित हैं, भिक्षुक है, वह तोड़ती पत्थर है, विधवा है, ये सारी कविताएं ऐसी हैं जो उन्हें छायावाद से विलग करके प्रगतिवादी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित करती हैं। ठीक, हम आगे और जब निराला की बात होगी तब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम पंत की बात कर रहे थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हमने देखी, और विद्यार्थियों का आपने ताज जैसे कहा, वो ताज कविता भी यहाँ पर उपलब्ध है। आप देखिए कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधा तुरवास विहीन रहें जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वर्ण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। तो ये आज हम क्या देख रहे हैं? क्या हम इस देश को ऐसे ही मरे हुए लोगों के मकबरों से या समाधियों से ही भर देना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं? जीवितों की चिंता हम ना करें, जीवितों को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें, और जो मरे हुए लोग हैं उनके याद में मकबरे बनाएं, राजघाट पर स्थापित करें। आखिर हम क्या करना चाहते हैं? इस देश में मरे हुए लोगों से भर देना चाहते हैं, जीवितों को निष्कासित कर देना चाहते हैं। पंत की यही ऐसी कुछ वेदना इस ताज कविता में व्यक्त हुई थी। और अब देखिए कि पंत जी को जीवन में कुछ पुरस्कार भी मिले थे। कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर उन्हें जो है सोवियत संघ की ओर से नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था।
ये पंत थे। अब आइए तीसरे कवि जो हैं इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वास्तव में निराला हैं। उनके जो बचपन का नाम था वो है सूर्य कुमार त्रिपाठी। अब इसी से आपकी उन्होंने बड़े होकर के इस सूर्य कुमार से सूर्यकांत कर लिया था, और इन्हें जो है विद्रोही कवि भी कहा जाता है। और आधुनिक युग के कबीर के नाम से भी निराला जाने जाते हैं। ये कबीराना जो है उनकी कविताओं को पढ़कर हम देख सकते हैं। इनका जन्म वैसे मूल रूप से रहने वाले ये उन्नाव ज़िले के गढ़ाकोला नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ इनके पूर्वज वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन पिता चूँकि पुलिस विभाग में थे, बंगाल में सर्विस करते थे, तो इनका जन्म वहाँ हुआ और उसके बाद फिर वापस से यहाँ आ गए थे। इनकी मृत्यु जो है इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। निराला की कविताएं हम देखें तो उनकी कविता संग्रह जो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, गीत गुंज, अड़िमा, बेला, आराधना, नए पत्ते। अब ये नए पत्ते जो है यहीं से प्रगतिवाद या उनके जीवन का एक नया शुरुआत है। जैसे सुमित्रानंदन पंत में युगांत है, युगांत तो उसकी भी बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा महत्वपूर्ण है वो युगांत। उसी प्रकार निराला के लिए जो है ये नए पत्ते नाम का जो है ये बड़ा उनके काव्य जो यात्रा है उसके में बड़ा महत्वपूर्ण संग्रह है। सांध्य काकली, अपरा और तुलसीदास जो है उनकी एक प्रबंध कविता है, जिसमें तुलसीदास से अपने जीवन की समानता निराला करते हैं कि जिस प्रकार उनको कविता लिखने की प्रेरणा जो है रत्नावली से मिली थी, वैसे ही मनोहरा देवी जो हैं कैसे, और बहुत कुछ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इस पर तो बात करना मतलब बड़ा ठीक है। निराला की जो पहली रचना है वो है जूही की कली, ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। और आप देखिए कि यह रचना 1916 में जब द्विवेदी युग था और द्विवेदी युग का दबदबा था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वो जिस पर हाथ रख देते थे वो मैथिली शरण गुप्त, इतने बड़े रचनाकार, उन्होंने भी उनके जो है प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखा कि महावीर का मिलता कैसे करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो वो अपने जीवन में अपनी काव्य यात्रा का श्रेय जो है वो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी को देते हैं। तो उस समय में द्विवेदी युग का, और द्विवेदी जी का नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, इसी से उनकी महिमा या महत्ता समझी जा सकती है। तो उस युग में जब द्विवेदी जी सरस्वती में छाप देते थे, वो कवि अमर हो जाता था, वो रचना अमर हो जाती थी। ऐसे समय में ये जूही की कली जो है वो कितनी बार लौटाई गई, नहीं छपी थी, नहीं छापी नहीं, ये कोई रचना है, इसमें न छंद हैं कुछ हैं। तो मैं कहना चाहता था कि यह रचना जो है विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली द्रगबंद किए शिथिल पत्रांक में। ये जो मुक्त छंद की कविता, और बाद में लोगों ने उसके महत्व को स्वीकारा। निराला ने 1922 में जब मतवाला पत्रिका का संपादन संभाला तो खुद उसमें ये कविता छपी और उसके बाद लोगों की नज़र में आई। और छायावाद की श्रेष्ठ कविताओं में जूही की कली का स्थान है। जी, तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि निराला जो हैं वो मुक्त छंद के प्रवर्तक है। हिंदी साहित्य में जो मुक्त छंद का आज महल खड़ा है उसके प्रवर्तक के रूप में निराला ही है। तो इस प्रकार निराला का महत्व जो है वो आधुनिक युग में बहुत अलग है। इनकी कुछ रचनाएं देखें तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी। आप इसमें से किसी रचना पर कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं विद्यार्थियों को, सरोज स्मृति पर या सरोज स्मृति पर तो नहीं, पर मैं वह तोड़ती पत्थर की बात करना ज़्यादा उचित समझती हूँ, क्योंकि बार बार ये कविता बच्चों के कोर्स में आती है और पढ़ाई जाती है। तो दो वर्ग इस कविता में है, एक पूंजीवादी वर्ग है और एक जो है वो मजदूर वर्ग है, जिसमें वह स्त्री जो है वो मजदूरनी जो है वो पत्थर तोड़ रही है। और पत्थर तोड़ते तोड़ते कवि लिखते हैं 3 बार देखा उसने, 3 बार देखा उसने अपने शरीर को 3 बार देखा। तो क्यों 3 बार देखा? क्योंकि वो सोच रही है
कि ये मेरा यौवन, ये मेरा जो सुडोल यौवन है, सुडोल तन है, वह क्या सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए है? क्योंकि वो जहाँ पर बैठी है वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं है, वहाँ कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे उसे थोड़ी भी सुविधा मिल सके। ठीक उसके सामने जो है वो एक अट्टालिका है, बहुत बड़ी अट्टालिका प्राकार। तो दो वर्ग को आमने सामने, एक वर्ग वो है जो मजदूर है और जो एक ऐसा है जो पूंजीवादी वर्ग है, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो ये जो समाज के अंदर जो विषमता है, विसंगता है, वो निराला को खटकती है और इसीलिए वो समाज से सरोकार रखने वाली ऐसी कविता का निर्माण करते हैं। वह तोड़ती पत्थर उनकी श्रेष्ठ कविताओं में से एक कविता है। आपने कहा कि ठीक है, इसमें जो पूंजीपति वर्ग और जो मजदूर वर्ग है इसकी विषमताओं की बात और एक नारी के माध्यम से, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि निराला ने नारी के हाथ में एक हथौड़ा पकड़ा दिया। अब लीजिए, गुरु हथौड़ा हाथ, अब इससे ज़्यादा प्रगतिवादी मार्क्सवादी और क्या हो सकता है। तो ये तो ठीक है, कविता की बात रही, ये अपने अपने ढंग से उसको व्याख्यायित करने की बात रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा निराला के जीवन से जोड़ करके, अब देखिए कविता की शुरुआत होती है वह तोड़ती पत्थर, लेकिन कविता का जब अंत होता है, कविता की अंतिम पंक्तियां हैं मैं तोड़ती पत्थर। शुरुआत होती वह तोड़ती पत्थर, लेकिन बाद में अंत करते हैं निराला मैं तोड़ती पत्थर। ये मैं तोड़ती पत्थर कहाँ से आया? मैं इस कविता को निराला के जीवन से जोड़ के देखता हूँ कि पत्थर तोड़ने वाली कोई मजदूर स्त्री नहीं है, ये पत्थर तोड़ने वाले स्वयं निराला हैं। ये निराला हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं? इलाहाबाद के पथ पर। अरे इलाहाबाद ही तो निराला के जीवन की कर्मभूमि रही है। और ये पत्थर क्या हैं? ये पत्थर कोई सड़क का पत्थर नहीं है, ये पत्थर है कविता के क्षेत्र में आने वाले तमाम रोड़े जो जीवन भर उन्होंने सहा। उन पत्थरों को वो तोड़ रहे हैं, कविता का, साहित्य का एक नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। ये है वो सड़क का पत्थर, ये है निराला उस जीवन में साहित्यिक सड़क का निर्माण कर रहे हैं कि मेरे बाद जो ये साहित्य का क्षेत्र आने वाला है, जो कविता का क्षेत्र आने वाला है, सारे कवि मैंने जो सहा है वो दूसरे लोग ना सहें। उस ढंग से भी इस कविता को मैं समझता हूँ। ये हो सकता है कि मेरा अपना इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन निराला के जीवन से जब इस कविता को जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं निराला के जीवन संघर्ष को ये कविता भी ध्वनित करती है। इस चीज़ में भी हमें कविता को देखना चाहिए। आइए उनकी कुछ और रचनाओं पर हम ध्यान देते हैं। तो उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, अप्सरा, अलका, प्रभावती।